बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद चल रहा है और पाकिस्तान आज बैटिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड ने ओवरऑल जो रन्स बनाए हैं वो 449 है, 10 खिलाड़ी उनके आउट हो गए और अभी पाकिस्तान 154 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। आज के मैच के वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। सलमान साहब, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं? अच्छा, सलमान साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सलमान भट्ट साहब जैसे ही हमारे साथ मौजूद होंगे उससे भी बात करेंगे इस मैच के वाले से। पहले आज के कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर ली जाए। इब्रार अहमद जो है हमारे मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है उन्होंने जनाब एक आज रिकॉर्ड बनाया। उनके पहले 4 मैचेस में 26 विकेट्स उन्होंने ले ली हैं और इससे पहले ये रिकॉर्ड दानिश कनेरिया के पास था। वो 25 खिलाड़ियों को आउट करने में नाकाम रहे, कामयाब हुए और अब जो जो इब्रार अहमद है उन्होंने 26 खिलाड़ी आउट करके ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है और इस तरह से जो इनके रिकॉर्ड्स की फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। इब्रार अहमद किसी के भी समझ में नहीं आ रहे। इंग्लैंड की टीम को इन्होंने तिगने का नाच नचाया और अब न्यूजीलैंड के बैटर्स भी कहीं ना कहीं इब्रार अहमद को समझने में उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर हम इब्रार अहमद की विकेट्स दिखा सके जो इस मैच में उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए, तो उसके बाद फिर इस पर भी हम सलमान भट्ट साहब से तबसरा लेंगे किस तरह से ये मिस्टर स्पिनर और आखिर ये क्यों नहीं पिक हो पा रहे। तो जनाब, ये वो विकेट्स थी इब्रार अहमद ने जो इस इनिंग में अपने नाम की हैं और दानिश कनेरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिस्ट्री स्पिनर है और अपनी घूमती गेंदों से बैटर्स को परेशान करते हैं। अच्छा, ये तो परेशान कर ही रहे थे लेकिन हमारे जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट और उनके साथ जो उनके साथी स्पिनर्स हैं वो खासे नाकाम दिखाई दिए हैं क्योंकि जो न्यूजीलैंड के टेल एंडर्स हैं लास्ट पे जो लास्ट विकेट थी उस पर 103 रन्स की शराकतदारी कायम की गई है जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 449 रन्स बनाने में कामयाब हो गई है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि हमने टॉप बैटर्स को आउट कर लिया, जो बीच में बैटर आए उनको भी आउट कर लिया, लेकिन हमेशा की तरह कहीं ना कहीं टेल एंडर्स जो हमें तंग करते हैं उन्होंने आज फिर किया। एजाज पटेल ने जनाब 35 रन्स बनाए, उन्होंने 78 गेंदों का सामना किया और उनके साथ साथ मैट हेनरी जो हैं उन्होंने 81 गेंदों पर 68 रन्स की इनिंग्स खेली है और उसमें 2 छक्के और 4 चौके भी शामिल हैं। हसन अली ने कमबैक किया लेकिन उनकी जो कमबैक है उनका वो कोई खातिर खा उसमें कारकर्दगी नहीं दिखा सके, कोई यादगार नहीं बना सके। इनके साथ साथ मीर हमजा भी नाकाम दिखाई दिए हैं इस टेस्ट में भी। नसीम शाह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और नसीम शाह इस मैच में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 71 ओवर किए और 71 रन दिए और 24 उनके ओवर थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 10 खिलाड़ी आउट तो हो गए, लेकिन ये सवालिया निशान है कि ये जो टेल एंडर्स हैं हमेशा से ये क्यों तंग करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है सलमान भट्ट साहब ने। भट्ट साहब, सबसे पहले तो यही बात करेंगे, टेल एंडर्स ज़्यादातर ये हमें तंग करते हैं। हम मिडल ऑर्डर भी काबू कर लेते हैं, टॉप ऑर्डर भी काबू कर लेते हैं, टेल एंडर हमें फंसा जाते हैं। अभी भी 103 रन की पार्टनरशिप की है टेल एंडर की जानिब से। देखिए, ऑब्वियसली ऑन द कार्ड्स था। आपको याद होगा कल के शो में बात की थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पहले घंटे में आके 30 से 40 रन में बाकी विकेटें ले ले और अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड को एक ऐसा स्कोर मिल जाएगा जो कि अब मिल चुका है कि जिसमें बड़ा मुश्किल है कि न्यूजीलैंड ये मैच हारे अनलेस के पाकिस्तान 600 रन पे डिक्लेयर करे। तो पाकिस्तान को लंबा खेलना है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा रन्स करने हैं, लंबी सेंचुरियां करनी है, स्पेशली जो अभी 2 खेल रहे हैं। इसके बाद आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, सरफराज हैं, आगा सलमान है, हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं। आई थिंक 2 सेंचुरियां किसी 2 प्लेयर्स को बड़ी 2 इनिंगें खेलनी पड़ेंगी। अच्छा भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं आप? सफ़र काफ़ी लंबा है, 295 अभी भी स्कोर बनाना बाकी है। तो क्या समझते हैं, बाबर आजम भी आउट हो चुके, अब इमामुल हक पर यह जिम्मेदारी है कि जिस तरह से उन्होंने बाबर को आउट करवाया, मिसअंडरस्टैंडिंग जिस तरह से भी हुई, आप बाबर आजम आउट होने के बाद अब इमामुल हक ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो सेंचुरी स्कोर करें इस विकेट पर? देखिए, पिच में तो कुछ भी नहीं है। पिच में तो आप देखें कि बैट्समैन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है रन्स करने के लिए और इमाम जो है बड़े शानदार प्लेयर हैं, रन्स करते आ रहे हैं, इन फॉर्म प्लेयर हैं, उन्हें लंबा खेलना चाहिए। 200 करें, 150 करें,
और बात ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बाबर को आउट कराया, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में हमेशा दोनों बैट्समैन जो हैं वो शामिल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए जो वरी करने का साइन है ना, जो हमारा टॉप ऑर्डर है, जी। शान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, ये दोनों इतने कैपेबल प्लेयर्स हैं। ये जिस तरह की शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों जल्दी में हैं। हुँ, जबकि इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको वक़्त लेना पड़ता है। अगर आप विलियमसन के 200 रन्स की इनिंग देखें, तो उन्होंने बहुत क्रीज़ ऑक्यूपाई की, बहुत टाइम लिया। हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इंग्लैंड से इम्प्रेस हो गई हमारी टीम और जल्दी में है। यहाँ पे जल्दी की बात नहीं है। हुँ, हमारे बॉलर्स इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो हम ज़्यादा स्कोरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ प्रेज़ेंट करते हैं। दूसरी जो टीमें हैं, उनके बॉलर टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो हुँ। उतनी स्कोरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ प्रेज़ेंट नहीं करते, तो हमें इस बात को रिस्पेक्ट देनी होगी। अच्छा, बट साहब थोड़ा-सा अगर कंपैरिज़न कर ली जाए, हसन अली भी मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इसके साथ-साथ अब नसीम शाह भी हमारे खेल रहे हैं। क्या वजह है कि हसन अली उस तरह से उसी विकेट पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जबकि नसीम शाह ने ऑन द अदर हैंड 3 खिलाड़ियों को आउट किया है? कोई कंडीशंस का फ़र्क आया है हसन अली और नसीम शाह की प्लेइंग में? देखिए, कंडीशन तो दोनों के लिए वही है, बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली नसीम शाह जो है वो 10 से 12 किलोमीटर तेज़ हैं हसन अली से। वो हुँ, 140 प्लस पे बॉलिंग करते हैं, हसन अली जो 130s में बॉलिंग करते हैं, और ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इससे सबसे पहले तो बैट्समैन जो है जो शेकी होता है थोड़ा-सा, उसकी फीट मूवमेंट आप देखें ना, नसीम शाह की जितनी विकेटें हैं, हुँ, बैट्समैन ने पूरी टाँग नहीं निकाली। हुँ, वो सारा फैक्टर जो है वो पेस का है। पेस का। और हसन अली की जो फ़ॉर्म है वो भी ऑब्वियसली आइडियल तो इसलिए नहीं है कि हसन कभी खेलते हैं, कभी बाहर हो जाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं। सो आई थिंक कि सिलेक्शन में तसलसल रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब आप टेस्ट स्पेशलिस्ट बॉलिंग की बात करते हैं। अगर आप 5 टेस्टों में 2 मैच अली को, 2 मीर हमज़ा को, 1 हसन अली को, 2 नुमान को और 2 इब्रार को अगर इस तरह आप खिलाएँगे, तो ना किसी को एश्योरिटी होगी कि वो खेल रहा है, नहीं खेल रहा, और ना ही किसी ने सीख के प्रॉपर एस्टेब्लिश होना है। हुँ। तो आई थिंक कि सिलेक्शन में तसलसल बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप मीर हमज़ा की आपने बात की, बट साहब क्या समझ रहे हैं, क्या क्राइटेरिया था, किस बेस पर इनको सेलेक्ट किया गया था? क्योंकि पहले बड़ी तारीफ़ें भी की गई, लेकिन अगेन वही बात कि इस विकेट में उनके लिए कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड सेम बॉलर वही कर रहे हैं, क्या इनकी पेस में फ़र्क है, इनकी भी पेस में फ़र्क है, या इनको लाया तो स्विंग के लिए गया था, तो वो कुछ कंडीशंस की वजह से इन्हें स्विंग नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल, हमज़ा अब तो माशाल्लाह आप पूरा समझने लग गए हैं। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर कंडीशंस का फ़र्क है, और जैसे आपने कहा कि वो स्विंग बॉलर हैं और उन्हें स्विंग के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं। आप इनको इंग्लैंड ले जाएँ, ये डिफरेंट बॉलर होंगे। हुँ, लेकिन अगर आप इन्हें इन्हें स्पिन ट्रैक्स के ऊपर जहाँ पर बॉल पहुँच नहीं रहा, साइडवेज़ मूवमेंट नहीं है, ऊपर से बॉल कुकुबुरा का है, तो ये तो तीनों चीज़ें वो है जो मीर हमज़ा की बॉलिंग को जो है वो कह लीजिए कि 50% कर देती हैं। हुँ, सो हमें वहाँ खिलाना है प्लेयर को जहाँ पे उसके स्किल सेट्स काम आने के चांसेस हैं। हुँ, और ये स्मार्ट सिलेक्शन की बात करूँगा मैं यहाँ, कि आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि आप किस प्लेयर को किस कंडीशन में खिलाएँ। हुँ, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं कि मीर हमज़ा ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दी और डिज़र्विंगली वो सिलेक्ट हुए। लेकिन डोमेस्टिक में जिन पिचेज़ के ऊपर उनकी परफॉर्मेंसेज़ हैं, ये वो वाली पिचेज़ नहीं है। ऐसे ही मोहम्मद अली के साथ भी हुआ है। हुँ। सही। अच्छा, बट साहब इब्रार की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? माशाल्लाह से एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया उन्होंने। 4 टेस्ट मैचेस में उन्होंने टोटल 26 विकेट्स अपने नाम कर लिए। इससे पहले दानिश कनेरिया के पास ये रिकॉर्ड था, 25 विकेट्स थी। तो मिस्ट्री स्पिनर हैं, अभी भी कहीं न कहीं तंग ज़रूर कर रहे हैं वो न्यूज़ीलैंड बैटर्स को भी। देखिए हमज़ा, मैं नहीं समझता कि कोई बैट्समैन को उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा तंग किया है। हुँ, अगर आपने 40 से 50 ओवर हर इनिंग में करने हैं, तो इट इज़ लाइकली कि आपको 3-4 विकेटें मिल जाएँगी। लेकिन अगर आप 40 ओवर कर रहे हैं 50, तो इसका मतलब है कि टीम तो 100 ओवर खेल गई। हुँ, अगर आप 150-200 रन दे रहे हैं, तो 200 रन दूसरी साइड से भी हो रहे हैं। तो फिर अगर दूसरी टीम 400 प्लस कर रही है, तो आपका गेम में रहना, विनिंग पोज़ीशन में रहना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ हम स्टैट्स को देख रहे हैं, लेकिन हो कैसे रहा है, हो क्या रहा है, वो नहीं हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें कोई बैट्समैन प्रॉब्लम में नज़र नहीं आया। हुँ, कि अगर आप देखिए जी, आप बड़ा उसने बीट किया, बड़े वो लकी रहे और वो बचते रहे। वो आउट तब होते हैं जब वो अपना काम कर जाते हैं, जब कोई एक्स्ट्रावेगेंट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, तो एक मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम अभी न्यूज़ीलैंड इन्हें पहली दफ़ा खेल रही है, अभी ये बिल्कुल नए-नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हुँ, और ऑलरेडी इनको 150 से ऊपर 3-4 दफ़ा रन्स हो चुके हैं एक-एक इनिंग में। सही। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि इतने-इतने रन आप एक इनिंग में दें। तो बट साहब आखिरी चौथे, 5वें दिन जाकर विकेट थोड़ा-सा चेंज होने लगता है, जहाँ पर हमारे फास्ट बॉलर्स को शायद कोई मदद मिल जाए, हसन अली कोई एक आधे विकेट लेने में कामयाब हो जाए?
देखिए वो तो फिर जो फास्ट बॉलिंग क्या आखिरी दिन तो पिच जो है वो डिटेरियोरेट हो जाता है, या उसमें अनइवननेस आ जाती है, या वो खुल जाता है, फुट मार्क्स बन जाते हैं, और वो जो पैचेस बनते हैं उनकी वजह से फिर बॉल में जो कह लीजिए कि वो अनसर्टेनिटी आती है, कोई शार्पली ब्रेक हो जाएगा, कोई सीधा रह जाएगा, कोई नीचे रह जाएगा, कोई ऊपर आ जाएगा। वो फिर आपने राइट एरियाज में बॉलिंग करनी होती है, और एंड फिर आपने उम्मीद करनी होती है कि पैच से लग के कुछ हो जाए। लेकिन अगर स्किल की बात करें तो स्किल तो पहले दिन से शुरू हो जाती है, और हम अपने बॉलर्स को अनफॉर्चुनेटली कुछ दे नहीं पाए। मेरा ख्याल है कि ये ग्राउंडमैन की एक अच्छी कोशिश थी कि थोड़ी सी उसने पिच तब्दील की, लेकिन ये तो काम होने वाला है जो 10-15 दिन पहले, महीना पहले से काम होने वाला है पिच का। इतने शॉर्ट नोटिस पे 2 दिन में तो पिचें जो है वो तब्दील नहीं हुआ करती ज़्यादा। सही। अच्छा बट साहब, जैसा कि आपने कहा कि राइट एरियाज में बॉल करें तो ही, इसमें आपने कहा कि कोई अच्छा बॉल नहीं पड़ा, वो अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। न्यूजीलैंड की साइड पर क्या देख रहे हैं? हमारे जो 3 खिलाड़ी आज आउट हुए हैं, बाबर के अलावा जो 2 हमारे टॉप ऑर्डर गया है, उसमें उनकी बॉलिंग का कमाल था या इनकी अपनी ही गलती थी? देखिए आपके सामने है, अब्दुल्ला शफीक के लिए इंग्लैंड ने भी उन्हें आउट किया कि वो स्क्वायर लेग पे डीप स्क्वायर लेग खड़ी करके बाउंसर करते हैं और वो हिट मारते हैं और उधर कैच हो जाता है। तो इससे क्या पता ये चलता है कि उनका जो प्लान है, जहां पे वो स्पेशलिस्ट फील्डर खड़ा करते हैं वहीं पर वो कैच देते हैं। तो वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और अगर अब्दुल्ला से पुल शॉट नहीं लग रही, पिच स्लो है, तो मेरा ख्याल है उसको अवॉइड करना चाहिए उस शॉट को, अगर पीछे फील्डर है। क्योंकि अगर आप इस तरह आउट होते रहेंगे तो आप और टीम दोनों प्रेशर में आते रहेंगे बार बार। आई थिंक थोड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अगर पीछे फील्डर है, थोड़ी देर पुल ना मारें, थोड़ी देर आप बॉल को छोड़ दें। अच्छा बट साहब, अब तक की कंडीशंस के मुताबिक अब जो सूरत हाल बन रही है, क्या समझते हैं न्यूजीलैंड की जानिब से 3 स्पिनर्स खिलाने का फैसला उनका ठीक था? देखिए अभी तक तो हमजा कोई एज खातिर खास स्पिन नजर नहीं आया। अभी तक जो शान भी आउट हुए हैं वो गंदा गेंद था, और वो एक गंदा शॉट मारा उन्होंने, गंदे गेंद को कंट्रोल करते उस शॉट को, तो था वो चौके वाला ही बॉल। अनफॉर्चुनेटली वो फील्डर के हाथ में चला गया है, वो बॉल नहीं था विकेट देने वाला। और जो बाबर है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पे आउट हुए, जो अब्दुल्ला है वो फिर पता भी है फील्डर पीछे खड़ा है। तो बेसिकली तो हमने विकेट्स तीनों लूज किए हैं। आप न्यूजीलैंड ने आपको फोर्स नहीं किया, उन्होंने तो बस एक ट्रैप सेट किया था, हमने उस वो ही कर दिया जो वो चाह रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई बॉलर पिच की वजह से बैट्समैन आउट हुआ है। अच्छा, अब क्या समझ रहे हैं, कल अर्ली मॉर्निंग हमें पहला सेशन बगैर विकेट गवाए अगर हमने खेल लिया तो हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे सिचुएशन को? देखिए हमें हर हाल में 400 के करीब जाना है। 400 के करीब अगर हम नहीं जाते, और न्यूजीलैंड जो है वो 2 सेशंस बैटिंग करके अगर वो 250-300 ऊपर कर देता है, तो हमें आखिरी दिन ठीक ठाक प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़ा जरूरी है कि कल का दिन पाकिस्तान पूरा खेले और कम से कम उसमें 300 रन करे, फिर पाकिस्तान जो है वो इक्वल टर्म्स पे गेम के अंदर है। ठीक है जी, कोशिश यही करनी चाहिए कि कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये पूरा दिन खेले, देन ही कहीं इस मैच की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के हक में हो सकती है। जीत नहीं सकते, अभी ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल ना हुई तो न्यूजीलैंड ये सीरीज 1-0 से जीत जाएगा। लेट्स सी कल तीसरे दिन क्या बनता है। आज के शो से फिलहाल इतना ही।